of the data mining course and the आज का जो टॉपिक है हमारा डेटा माइनिंग के अंदर वो है क्लासिफिकेशन 1। और आज के अंदर जो हम ये जो क्लासिफायर डिस्कस कर रहे हैं इसको कहते हैं डिसीजन ट्री। ये मैंने शुरू के फर्स्ट लेक्चर में भी, इंट्रोडक्शन के लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि इसके ऊपर पूरा जो है वो एक लेक्चर है कि डिसीजन ट्री जो है वो किस तरह से क्लासिफिकेशन करता है, उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है। तो आज के लेक्चर में ये हम डिस्कस करते हैं। डिसीजन ट्री के अंदर द टारगेट फंक्शन कैन बी बूलियन और डिस्क्रीट वैल्यूड। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन ये जो क्लासिफिकेशन करता है, तो क्लासिफिकेशन जो है वो बाइनरी क्लासिफिकेशन करता है इन द फॉर्म ऑफ येस और नो, ठीक है, और 0 और 1। इसलिए कहते हैं कि द टारगेट फंक्शन कैन बी बूलियन और डिस्क्रीट वैल्यूड। डिसीजन ट्री रिप्रेजेंटेशन, सो ईच नोड करेस्पॉन्ड्स टू एन एट्रीब्यूट। जो डिसीजन ट्री है, हर एक नोड जो है एक एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है और हर एक ब्रांच जो है वो एट्रीब्यूट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और जो लीफ नोड होता है वो क्लास को रिप्रेजेंट करता है। आप यहाँ पर अगर ये देख ले तो नोड्स के ऊपर हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आउटलुक इज एन एट्रीब्यूट और इसकी 3 वैल्यूज़ है, सनी, ओवरकास्ट एंड रेन। तो जो लिंक्स हैं वो एट्रीब्यूट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आउटलुक की 3 वैल्यूज़ हैं, आउटलुक इज एन एट्रीब्यूट तो इसका नोड बनेगा, और उसकी 3 वैल्यूज़ है, सनी, ओवरकास्ट एंड रेन। तो जो लिंक्स है वो एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लीफ नोड्स हैं वो क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो लास्ट एट्रीब्यूट है क्लासिफिकेशन का, जो एट्रीब्यूट है येस और नो, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर हमारे पास 14 सैम्पल्स हैं और 4 एट्रीब्यूट्स हैं, आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, और लास्ट जो एट्रीब्यूट है वो क्लासिफिकेशन का है। और ये हमारे पास येस और नो के फॉर्म में है ये क्लासिफिकेशन इस डेटा सेट के अंदर। फिर आउटलुक के अपने वैल्यूज़ हैं, आउटलुक की 3 वैल्यूज़ हैं, सनी, ओवरकास्ट एंड रेन। इस तरह टेम्परेचर के अंदर 3 वैल्यूज़ है, हॉट, माइल्ड एंड कूल। ह्यूमिडिटी के अंदर 2 वैल्यूज़ है, हाई एंड नॉर्मल, और विंड की भी 2 वैल्यूज़ है, वीक एंड स्ट्रांग। तो और ये इस डेटा सेट के बेस पे ये डिसीजन ट्री बनी है, जिसकी रूट पे हमारे पास आउटलुक है। आउटलुक क्यों रूट के ऊपर आया है ये आगे हम डिस्कस करते हैं। बहरहाल जो एट्रीब्यूट बेस्ट एट्रीब्यूट हो इन द फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन, तो जो बेस्ट एट्रीब्यूट होता है वो ट्री की रूट पे आता है, और नेक्स्ट बेस्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल पे आता है, और नेक्स्ट बेस्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल पे आता है। ये बेस्ट एट्रीब्यूट किस तरह से हम उसको डिक्लेयर करेंगे ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। सो इट इज़ अ डिसीजन ट्री। सो डिसीजन ट्री फॉर द कॉन्सेप्ट प्ले टेनिस, जो डेटा सेट था ये वाला प्ले टेनिस, येस और नो। सो एन अननोन ऑब्जर्वेशन इज क्लासिफाइड बाय टेस्टिंग इट्स एट्रीब्यूट्स एंड रीचिंग अ लीफ नोड। अब हमारे पास कोई नया सैंपल आता है जिसका क्लास लेवल गिवन ना हो, तो ये ट्री जो है, ये ट्री अपने इस लर्निंग के बेस पे, जिसके बेस पे कंस्ट्रक्ट हुई है, उस न्यूली प्रेजेंटेड ऑब्जर्वेशन को जिसका क्लास नहीं है उसको क्लास असाइन करेगा। डिसीजन ट्रीज represent a disjunction of conjunctions of constraints on the attribute values of instances. Decision tree basically it represents a disjunction of conjunctions. Disjunctions क्या होती है या conjunctions क्या होती है, वो ये है कि each path from the tree root to a leaf corresponds to a conjunction of the attribute tests, which is one rule for classification. For example, ये है कि if the outlook is sunny and the humidity is high, then play 10 is equal to no. तो यहाँ पर चूंकि हम इसको एंड करते हैं तो ये हमारे पास इसलिए इसको कहते हैं कंजंक्शन ऑफ रूल, और ये हमारे पास एक रूल होता है फ्रॉम द रूट टू द ट्री लीफ। The tree itself corresponds to a disjunction of these conjunctions, which is a set of rules. और पूरी ट्री जो है वो एक सेट ऑफ क्या डिसजंक्शन ऑफ दीज कंजंक्शंस है, विच इज कॉल्ड द सेट ऑफ रूल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम इसको दोबारा देख ले इस ट्री को,
तो ये हमारे पास है यस के लिए, ये हमारे पास सेट ऑफ रूल्स हैं, ये हमारे पास सेट ऑफ रूल्स है फॉर यस कि इफ द आउटलुक इज सनी एंड द ह्यूमिडिटी इज नॉर्मल देन प्लेट n इज इक्वल टू यस। आर, आर यहाँ पे आर है, इसका मतलब ये है कि एक और रूल शुरू हो रहा है यस के लिए। और इफ द आउटलुक इज ओवरकास्ट देन प्लेट n इज इक्वल टू यस। आर मीन्स कि हमारे पास एक थर्ड भी रूल है कि इफ द आउटलुक इज रेन एंड द विंड इज वीक देन प्लेट n इज इक्वल टू यस। तो ये यस के लिए हमारे पास सेट ऑफ रूल्स हैं, इसलिए कहते हैं कि इट इज अ कंजंक्शन। ये देख ली जो ट्री है पूरी ट्री, इट इज अ कंजंक्शन, ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन ऑफ डिसजंक्शंस, ये डिसजंक्शन है। तो कंजंक्शन जो है वो एक रूल होता है, ये एक रूल है जिसके अंदर कंजंक्शन है, ये एक रूल है जिसके अंदर कंजंक्शन है, और फिर आर है मीन डिसजंक्शन है। तो इट इज अ कंजंक्शन ऑफ दीज डिसजंक्शंस, पूरी जो ट्री है उस सेंटेंस का मतलब ये है। बेसिक डिसीजन ट्री लर्निंग एल्गोरिथम्स। So most algorithms for growing decision trees are variants of a basic algorithm. An example of this core algorithm is the ID3 algorithm, which was developed by Quinlan in 1986. और ये जो ID3 algorithm है, ये जो मैंने आप लोग को रूल जो सॉफ्टवेयर बताया था उसके अंदर इम्प्लीमेंटेड है। बहरहाल मैंने आप लोग को कहा था कि अगर टाइम मिला तो मैं इसकी जो 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 क्लासिफायर्स है पाइथन कोड भी आप लोगों को समझाऊंगा। तो हम देखते हैं, पहले हम टॉपिक्स कवर कर ले, फिर हम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आएंगे। इट इम्प्लाइज अ टॉप डाउन ग्रिडी सर्च थ्रू द स्पेस ऑफ द पॉसिबल डिसीजन ट्रीज। टॉप डाउन अप्रोच है बिल्कुल, कि टॉप डाउन इस तरह से है कि हम ट्री के रूट से शुरू करते हैं और लीफ की तरफ जाते हैं, तो एक टॉप डाउन अप्रोच है। और ग्रिडी सर्च है, ग्रिडी का मतलब ये है कि एक एट्रीब्यूट जो है ओनली वन सेलेक्ट होगा, वो फिर से सेलेक्ट नहीं होगा, जो कि ग्रिडी स्ट्रेटेजी का बेसिक रूल है। तो इसके अंदर जो है वो ग्रिडी अप्रोच जो है वो के बेस पे कंस्ट्रक्ट होती है, ताकि कोई एक एट्रीब्यूट जो है उसकी रिपीटेशन ना हो, फिर से सेलेक्ट ना हो। First of all, we select the best attribute to be tested at the root of the tree. First of all, we select the best attribute to be tested at the root of the tree. मैंने पहले भी बताया कि रूट पे हम उस एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करेंगे जो सबसे बेहतर हो। जिस तरह से इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में आउटलुक सबसे बेहतर था। हाउ इट इज बेस्ट एट्रीब्यूट, ये आगे हम डिस्कस करते हैं। ये कहते हैं कि फॉर मेकिंग दिस सिलेक्शन ईच एट्रीब्यूट इज इवेल्युएटेड यूजिंग अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट टू डिटरमिन हाउ वेल इट अलोन क्लासिफाइज द ट्रेनिंग एग्जांपल्स। एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो हम अप्लाई करते हैं तमाम एट्रीब्यूट्स पे, और फिर वो हमें बताता है कि कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो अलोन क्लासिफिकेशन के लिए सबसे बेहतर है। तो जो है वो रूट पे जाएगा। वो स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्या है वो हम आगे देखते हैं। इसको आप लोग देख ले, ये हमारे पास 14 ऑब्जर्वेशंस है, वही डेटा सेट है जो सेकंड स्लाइड में आप लोगों ने देखा, ये वही डेटा सेट है। इसके अंदर हमारे पास 14 ऑब्जर्वेशंस है, 4 एट्रीब्यूट्स है, जिस तरह आप लोगों ने देखा, आउटलुक है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड है, और 2 क्लासेस है, येस और नो। येस हमारे पास 9 है और 5 हमारे पास नो है। जो लाइट ग्रीन कलर में है वो यस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो डार्क ब्लू कलर में है वो नो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन चारों एट्रीब्यूट्स का हमने वो स्टैटिस्टिकल टेस्ट किया, आउटलुक का, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का और विंड का, और उससे हमें पता चला कि आउटलुक जो है वो सबसे बेहतर है। तो आउटलुक को हमने टॉप पे रखा। अब आउटलुक के 3 वैल्यूज थे, सनी, ओवरकास्ट और रेन। तो जो सनी की सैंपल्स हैं, जो सनी से रिलेटेड सैंपल्स है वो ये हैं, 5 है, जिसमें से 3 नो है और 2 येस हैं। ओवरकास्ट के 4 सैंपल्स है और चारों के चारों जो है वो येस हैं। अगर आप लोग डेटा सेट में देख लें, ये ओवरकास्ट है, तो ओवरकास्ट के अंदर हमारे पास येस है, ये ओवरकास्ट है, ये भी येस है।
ये ओवरकास्ट का थर्ड सैंपल है, ये भी यस है। ये ओवरकास्ट का फोर्थ सैंपल है, ये भी यस है। इस तरह सनी के हमारे पास 1 2 3 4 5 सैंपल्स हैं, जिसमें से ये 2 नो हैं और फिर ये तीसरा नो, और 2 हमारे पास यस है सनी के। इस तरह ओवरकास्ट के हमारे पास 5 सैंपल्स हैं मेरे ख्याल में, सॉरी रेन के। तो रेन के ये 3 है, 3 में से 2 यस है और 1 नो है। सो ये जो है इसके बेस पे ये सनी के हमारे पास 2 यस और 3 नो, ओवरकास्ट के 4 सैंपल्स हैं और चारों पे 4 यस हैं, और रेन के हमारे पास 5 सैंपल्स हैं, जिसमें से 2 नो है और 3 यस है। The selection process is then repeated using the training examples associated with each descendant node to select the best attribute to test at that point in the tree. अब जो next attribute select होगा वो किस बेस पे select होगा? जो next attribute select होगा यहां पर, तो वो इन 5 सैंपल्स के बेस पे select होगा। ये आउटलुक जब select हुआ था तो ये इन 14 सैंपल्स के बेस पे select हुआ था। अब इसकी क्लासिफिकेशन हो गई, तीन क्लासेस में डिवाइड हो गया, सनी, ओवरकास्ट और रेन। तो यहां पर जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट आएगा या नेक्स्ट एट्रीब्यूट की सिलेक्शन होगी वो इन 5 सैंपल्स के बेस पे होगी। इसलिए कहते हैं व्हाट इज द बेस्ट एट्रीब्यूट टू टेस्ट एट दैट पॉइंट, द पॉसिबल चॉइसेस आर टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी। अब इन तीनों में से एक एट्रीब्यूट सिलेक्ट होगा। यहां पर आउटलुक तो सिलेक्ट हो चुका है, अब जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग में टेम्परेचर है, विंड है और ह्यूमिडिटी है। तो इन तीनों में से जो भी एट्रीब्यूट सिलेक्ट होगा वो इन 5 सैंपल्स के बेस पे, उसकी जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट होगा इन 5 सैंपल्स के बेस पे होगा। This forms a greedy search for an acceptable decision tree in which the algorithm never backtracks to reconsider the early choices. ठीक है जी, ग्रीडी सर्च इसलिए यूज करता है ताकि किसी भी एट्रीब्यूट की सिलेक्शन जस्ट वंस हो, ताकि उसकी रिपीटेशन ना हो। The central choice in the ID3 algorithm is selecting which attribute to test at each node in the tree. The central choice in the ID3 algorithm जो हम डिस्कस कर रहे हैं is selecting which attribute to test at each node in the tree. We would like to select the attribute which is most useful for classifying examples. हम हर लेवल पे किस एट्रीब्यूट की सिलेक्शन करेंगे? जो एट्रीब्यूट, the attribute which is most useful for classifying examples. Most useful कैसे होगा? For this we need a good quantitative measure. उसके लिए हमें क्वांटिटेटिव मेजर की जरूरत है। व्हाट इज, फिर ये क्वांटिटेटिव मेजर क्या है? सो फॉर दिस पर्पस अ स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी कॉल्ड इंफॉर्मेशन गेन इज यूज्ड। हम हर एट्रीब्यूट का इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करते हैं। जिसका इंफॉर्मेशन गेन जितना ज्यादा होगा उतना वो बेस्ट एट्रीब्यूट होगा। इन ऑर्डर टू डिफाइन इंफॉर्मेशन गेन प्रिसाइजली वी बिगिन बाय डिफाइनिंग एंट्रोपी। और इंफॉर्मेशन गेन के लिए पहले हमें एंट्रोपी कैलकुलेट करनी होगी। Entropy क्या चीज है? Entropy characterizes the impurity of an attribute collection of examples. Entropy attributes के अंदर impurities को कैलकुलेट करता है। जितनी impurity कम होगी उतना वो बेस्ट एट्रीब्यूट होगा, उसका इंफॉर्मेशन गेन उतना ज्यादा होगा। और एंट्रोपी की जो वैल्यू होती है वो बिटवीन 1 and 0 होती है। सो 0 की जितने करीब हो उतना वो बेस्ट एट्रीब्यूट होगा। जो 1 के करीब हो वो ज्यादा बेहतर एट्रीब्यूट नहीं होगा। इसलिए कि एंट्रोपी की वैल्यू 1 का मतलब ये है कि उसमें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, उसके अंदर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। सो उसकी वो एलोन जो है वो क्लासिफिकेशन नहीं कर सकता, उसके लिए किसी और एट्रीब्यूट की सपोर्ट की जरूरत होगी। This formula is called entropy. Entropy, ठीक है जी, entropy of the attribute x, which is equal to minus summation of all the values of the attributes from j equal to 1 to m, ठीक है जी, probability of j multiplied by log 2 of the probability of j.
हाई एंट्रोपी मीन्स दैट द एग्जाम्पल्स हैव मोर इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, उसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी। येस की भी इक्वल चांसेस होंगे, अगर एंट्रोपी की वैल्यू हाई है तो येस की भी चांसेस और येस और नो की चांसेस इक्वल होंगे, तो आप डिसाइड नहीं कर सकेंगे। वो एट्रीब्यूट अकेले ये डिसाइड नहीं कर सकेगा कि इसका क्लास येस होगा या नो होगा, इसलिए उसको किसी और एट्रीब्यूट की सपोर्ट की जरूरत होगी, एंड देयरफॉर नॉट इजीली प्रेडिक्टेबल। लो एंट्रोपी मींस इजी प्रेडिक्टेबिलिटी। यहाँ पर एक सिंपल से एग्जांपल है और मुझे उम्मीद है कि इस एग्जांपल से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। सपोज वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द आउटपुट y एंड वी हैव द इनपुट x। सो ये अगर हम इसको x कहें या मेजर कहें, तो इस एट्रीब्यूट x के या मेजर के हमारे पास 3 आउटकम्स हैं, मैथ, हिस्ट्री एंड CS। तो इसकी 3 ब्रांचेस बनेंगे। ठीक है जी। अब मैथ के हमारे पास 4 सैंपल्स हैं। मैथ के ये 1 2 3 4, जिसमें से 2 येस है और 2 नो है। हिस्ट्री के 2 सैंपल्स हैं, दोनों के दोनों नो है। और CS के 2 सैंपल्स हैं और दोनों के दोनों येस है। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे साथ हैं। तो जहां पर सारे सैंपल्स एक जैसे हों, वो येस हो या वो नो हो, तो उसकी एंट्रोपी इस फार्मूले में पुट करेंगे तो उससे 0 आएगा, उससे आपके पास 0 आएगा। 0 मीन्स 0 उसकी एंट्रोपी होगी। 0 मीन्स कि ये इन एट्रीब्यूट्स में अनसर्टेनिटी नहीं है, ये बेस्ट एट्रीब्यूट्स है। 0 एंट्रोपी मीन्स बेस्ट एट्रीब्यूट्स। तो यहां पर हिस्ट्री की 2 सैंपल्स है, दोनों नो है, तो इसकी एंट्रोपी 0 होगी। CS की 2 सैंपल्स है और दोनों के दोनों येस है, तो इसकी एंट्रोपी भी 0 होगी। यहां पर मैथ के केस में देख ले, आधे येस है और आधे नो है, तो बड़ी अनसर्टेनिटी है। मैथ ये नहीं कह सकेगा कि येस आएगा या नो आएगा जब कोई नया सैंपल आएगा, क्योंकि दोनों की इक्वल चांसेस होंगे। तो जहां पर आधे येस हो और आधे नो हो, तो उसकी एंट्रोपी उस फार्मूले के थ्रू आप कैलकुलेट करेंगे तो उसकी एंट्रोपी 1 आएगी। 1 मीन्स कि हाई अनप्रेडिक्टेबिलिटी, हाई इम्प्योरिटी। ठीक है जी। यहाँ पर एंट्रोपी की वैल्यू जो है, जहाँ पर आधे येस हो और आधे नो हो, तो वहाँ पर एंट्रोपी की वैल्यू जो है वो 1 होगी, और बाकी वैल्यूज जो है 1 और 0 के बीच में होंगे, वो इस फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये आपकी आसानी के लिए मैंने बताया कि अगर जहाँ पर आधे येस हो आधे नो हो तो सिंपली उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जो है वो एंट्रोपी 1 होगी। अगर सारे नो है तो एंट्रोपी 0 होगी, अगर सारे येस है तो भी एंट्रोपी 0 होगी। एंट्रोपी यहाँ पर आप लोग देख ले कि वो which attribute is the best classifier, so we need to calculate the information gain। information gain के लिए जो है आप इस क्लास लेवल की भी एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। इस क्लास लेवल की एंट्रोपी 1 है। 1 क्यों है? क्योंकि इसमें आधे येस होंगे आधे नो होंगे। 8 सैंपल्स हैं जिसमें से ये 4 जो है येस है और 4 नो है, तो इसकी जो एंट्रोपी है वो 1 है। फिर हम कंडीशनल एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। द एंट्रोपी ऑफ y among only those records in which x equal to v। कंडीशनल एंट्रोपी मैं आगे समझाता हूं। यहां पर आप लोग देख ले, ठीक है, ये कंडीशनल एंट्रोपी आप देख ले, ये कंडीशन ऑफ, ठीक है जी, फॉर y फॉर विच x इक्वल टू मैथ। तो मैथ की हमारे पास जो एंट्रोपी है, मैथ की 4 वैल्यूज हैं जिसमें से आधे येस है और आधे नो है, तो इसकी एंट्रोपी 1 है जो मैंने पहले बताया। हिस्ट्री की 2 वैल्यूज हैं और दोनों नो है, तो एंट्रोपी 0 है। CS के 2 वैल्यूज है और दोनों येस है, तो एंट्रोपी 0 है। ये हमने कंडीशनल एंट्रोपी कैलकुलेट की। फिर एवरेज कंडीशनल एंट्रोपी, अब हम एवरेज कंडीशनल एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए फार्मूला ये है कि प्रोबेबिलिटी फॉर एट्रीब्यूट x where the value is j multiplied by this probability, this entropy।
तो ये यहाँ पर अगर आप लोग देख ले तो प्रोबेबिलिटी पहले हम कैलकुलेट करते हैं मैथ्स की प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। तो मैथ्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, आउट ऑफ 8 ये मैथ्स जो है वो 4 टाइम्स आया है, आधे टाइम्स आया है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 4/8, तो 0.5। हिस्ट्री की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो है 2/8, तो 0.25। और इस तरह सी एस की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 2/8 है, तो 0.25। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इस फार्मूले के अंदर ये जो पोर्शन है इसकी वैल्यूज आ गए। फिर ये हमारे पास कंडीशनल एंट्रोपी है। कंडीशनल एंट्रोपी, ठीक है, फॉर वाई फॉर विच एक्स इज इक्वल टू वी जे। तो एक्स की लिए जब एक्स की वैल्यू जो है वो मैथ हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो आगे ये हमने कैलकुलेट की है। क्योंकि वो आधे यस और आधे नो है तो उसकी वैल्यू 1 है। और इसकी एंट्रोपी भी 0, इसकी एंट्रोपी भी 0। तो अब इससे हमारे पास आएगी एवरेज कंडीशनल एंट्रोपी ऑफ वाई। दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। तो 0.5, ये 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1, और फिर समेशन का सिंबल है तो यहाँ पे प्लस होगा, फिर प्लस 0.25 इंटू 0, फिर समेशन है तो प्लस 0.25 पर सी एस इंटू सी एस की कंडीशनल एंट्रोपी 0.25 इंटू 0। तो इसको ये टोटल कैलकुलेट करेंगे, ये दो तो 0 हो गए हैं और ये आपके पास 0.5 आ गया है। तो इसकी जो एंट्रोपी है वो क्या है, 0.5 है। अब हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करते हैं। तो इंफॉर्मेशन गेन जो है वो एंट्रोपी ऑफ वाई माइनस एवरेज कंडीशनल एंट्रोपी जो अभी आप लोगों ने कैलकुलेट की। तो एंट्रोपी ऑफ वाई हमने पहले कैलकुलेट की थी, वो 1 थी, 1 माइनस 0.5। तो 0.5 जो है इस एट्रीब्यूट का एक्स का जो इंफॉर्मेशन गेन है वो 0.5 है। इस तरह हम हर एट्रीब्यूट के लिए कैलकुलेट करेंगे और जिस एट्रीब्यूट का इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज़्यादा हो तो वो रूट पे आएगा। In general, we write the information gain as this, like this, where S is the collection of examples and A is an attribute. The process of selecting a new attribute is now repeated for each non-terminal descendant node, this time using only training examples associated with that node. अब हमारे पास नेक्स्ट लेवल पे कौन सा एट्रीब्यूट सेलेक्ट होगा, तो जो भी एट्रीब्यूट सेलेक्ट होगा रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स में से, तो वहां पर जो एसोसिएटेड सैंपल्स है उसके बेस पे वो सेलेक्ट होगा। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो था, यहाँ पर अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट की सिलेक्शन जो है इन सैंपल्स के बेस पे होगी। इस सेंटेंस का मतलब ये है। Attributes that have been incorporated higher in the tree are excluded, so that any given attribute can appear at most once along any path through the tree. ट्री में कोई एट्रीब्यूट जो है वो सिर्फ एक बार आएगा, रिपीटेशन नहीं होगी एट्रीब्यूट्स की। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर ईच न्यू लीफ नोड until either every attribute has already been included along this path through the tree, या तो ये है कि आपने तमाम एट्रीब्यूट्स जो है वो आपकी ट्री के अंदर आ गए हैं, या द ट्रेनिंग एग्जांपल्स एसोसिएटेड विद द लीफ नोड हैव जीरो एंट्रोपी, या जिस एट्रीब्यूट की एंट्रोपी जीरो हो तो वहां पे आप जो है वो सीधा जो है वो क्लास लेबल लगाएंगे और आगे कोई और एट्रीब्यूट की लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां पर आप ये देख लें, यहाँ पर देख ले, ओवरकास्ट है इसका, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जहां पर एंट्रोपी जीरो हो, ये देख ले ओवरकास्ट के तमाम सैंपल्स जो है 4 सैंपल्स है और चारों की चारों यस हैं, तो ये ओवरकास्ट के आगे जो है वो एंट्रोपी यहाँ पर जीरो हो गई, तो अब कोई और एट्रीब्यूट इसके आगे नहीं आएगा। उस सेंटेंस का मतलब ये है, ठीक है जी। और इसलिए जो है अगर आप इस ट्री के अंदर देख ले तो ओवरकास्ट के बाद सीधा जो है वो क्लास लेबल लगाया है, कोई और एट्रीब्यूट नहीं लगाया है। जिस तरह आउटलुक के बाद यहाँ पर ह्यूमिडिटी लगाया है या आउटलुक के बाद रैंक के केस में यहाँ पर वेंट लगाया है। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जहाँ पर एंट्रोपी जीरो हो जाए तो वहां पर आप स्टॉप करेंगे, ट्री को मजीद उस ब्रांच को एक्सपेंड नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया है कि या तो सारे एट्रीब्यूट सेलेक्ट हो जाएं ट्री के अंदर, और या ये है
कि जहां पर एंट्रोपी 0 हो जाए तो वहां पे आप स्टॉप करेंगे, उस ब्रांच को मजीद आप लोग एक्सटेंड नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? मेक रूल्स फ्रॉम द डिसीजन ट्री। अब रूल्स, आपकी ट्री बन गई है, आप रूल्स बनाना शुरू कर दें। आफ्टर मेकिंग द आइडेंटिफिकेशन ट्री, वी ट्रेस ईच पाथ फ्रॉम द रूट नोड टू अ लीफ नोड। हेलो, आप लोग मुझे सुन रहे हैं? हेलो, ओके जी, ओके जी। नेक्स्ट स्टेप क्या है? मेक रूल्स फ्रॉम द डिसीजन ट्री। आफ्टर मेकिंग द आइडेंटिफिकेशन ट्री, वी ट्रेस ईच पाथ फ्रॉम द रूट नोड to leaf node, recording the test outcomes as antecedents and the leaf node classification as the consequent. For example, if the outlook is sunny and the humidity is high, then what will be the class level? Then no. And if the outlook is sunny and the humidity is normal, then yes. तो इस तरह रूल्स जो है वो बनाना शुरू कर दें। तो ये आपका जो है वो डिसीजन ट्री का जो है वो लेक्चर है। काफ़ी जो है ये टेक्निकल है, लेकिन ये है कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक तो ये है कि वेका के अंदर आप ये जो आपके पास जो डेटा सेट है, ये वेका के अंदर जो है वो उसको रीड कर दें और इसके ऊपर चलाएं तो आपके पास ट्री आ जाएगी, और आप लोग इसको मैनुअली भी कैलकुलेट कर लें। ठीक है, क्योंकि पेपर में आप लोगों को इस तरह कोई एक डेटा सेट गिवन होगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट द डिसीजन ट्री, तो इसके ऊपर आप लोग प्रैक्टिस कर लें। अगर कोई आप लोगों को मुश्किलात हो डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट करने में, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग फिर मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूं, और अगर आप लोग की कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग क्वेश्चंस पूछ लेंगे, और अगर नहीं है तो हम एक और लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं।